हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं कुमार हीरो सर। और जैसा कि आपको पता है कि आज जो है आप लोग का क्लास 9th का क्वार्टरली एग्जाम हुआ है दिसंबर महीने 2025 में, यानी जिसे हम त्रैमासिक परीक्षा के नाम से भी जानते हैं, जिसमें मैथमेटिक्स यानी कि गणित का पेपर हमारे पास है। जैसा कि आपको ये पता है कि 70 को जो है इसमें ऑब्जेक्टिव आप लोगों से पूछा गया होगा। 20 को जो सवाल है वह 2 अंक वाला होगा और 8 को जो प्रश्न है वह 5 अंक वाला। लेकिन सारा प्रश्न बनाना नहीं है, इसमें कुछ कम प्रश्न बनाना है। जैसा कि आपको पता है 3 घंटे का समय मिला होगा और ये 80 नंबर का ही पेपर था। तो सबसे पहले हम ऑब्जेक्टिव, इस वीडियो में हम आपको ऑब्जेक्टिव बताएंगे कि ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन है इसमें आपको कितना बनाना था, और वैसे हम आपको टोटल बताएंगे 1 से 70 तक। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, सेक्शन ए यानी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, यानी 1 से लेके 70 गो ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, जिसमें कि आपको 40 गो प्रश्न ही उत्तर देना है और जिसे हम OMR सीट पर आपको घसना है। तो ये 40 × 1 यानी 40 अंक आपको मिलेगा। आप कोई भी 40 को बना सकते हैं। वैसे हम आपको 1 से लेकर 70 तक पूरा डिटेल्स में बताएंगे। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, पहला प्रश्न आप लोग के सामने में आ चुका है कि व्यंजक इतना का मान निकालना था। तो यहाँ पर आपको करना क्या था, एकदम माइनस में और एक बार प्लस में है तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी लगा देना था। तो ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर होता है, यानी √5 का स्क्वायर सीधा 5 हो जाएगा और √2 का स्क्वायर सीधा 2। तो 5 में से 2 घटेगा तो 3 आपका आंसर आना चाहिए था। अगर आप ऑप्शन नंबर बी मारे हैं तो इसका मतलब कि आपका सही था। ठीक है। दूसरा प्रश्न ये था कि √7 माइनस √3 का होल स्क्वायर है, मतलब इसको a माइनस बी का होल स्क्वायर तोड़ना था। तो पहले ए स्क्वायर माइनस में 2a और b और प्लस में होता है b का होल स्क्वायर, ऐसे। ठीक है, a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा दी तो √7 का स्क्वायर सीधा 7 हो जाएगा और ये गुना कर सकते हैं, एक ही बार रूट में लिख सकते हैं। तो 7 × 21 और प्लस में ये जो √3 का स्क्वायर होगा सीधा सीधा आप 3 लिख सकते हैं। तो देखिए ये 7 3 जुड़ जाएगा क्योंकि प्लस में है, तो 10 माइनस 2 √21 आप इसका आंसर बता सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर आप अगर डी मारे हैं तो इसका मतलब कि आपका आंसर सही था। ठीक है। तीसरा था हर का। यहाँ पे आप जानते हैं कि परिमेयकरण करना होता है। तो हर का परिमेयकरण के लिए आपको हम बताए थे कि √7 माइनस √6 है। तो पहले तो जस के तस, नीचे में माइनस है तो आपको प्लस से गुना करना है, और अगर नीचे प्लस रहता है तो माइनस है। अंक सेम रहेगा, जस के तस हम ऐसे लिख देंगे। ठीक है। अब उसके बाद करेंगे क्या, ऊपर में अगर 1 से गुना करें तो ये सेम ही रह जाएगा, और नीचे में आपको पता है एकदम माइनस में एकदम प्लस में, तो हो जाएगा a स्क्वायर और माइनस में b का स्क्वायर, कुछ इस तरह से। अब ऊपर वाला तो बेचारा है और प्लस में √6 रहेगा, नीचे में √7 का स्क्वायर सीधा 7 और √6 का स्क्वायर सीधा 6, इसलिए क्योंकि स्क्वायर से रूट हट जाता है। 7 में से 6 घटेगा तो 1 आएगा, मतलब √7 प्लस √6 और बटा में 1, बटा में 1 लिखिए अथवा ना लिखिए तो आपका फाइनल आंसर कौन सा आएगा, देख सकते हैं √7 प्लस √6। यहाँ पे जो माइनस में दे दिया है गलत है, ये आपका ऑप्शन नंबर बी मारिएगा। √6 प्लस √7 या √7 प्लस √6 एक ही चीज होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। 4 में कह रहा है किसी वृत्त की परिधि और उसके व्यास का अनुपात। देखिए परिधि को हम बताए थे कि परिधि क्या होता है, 2πr होता है, और व्यास मतलब होता है d, और d को आप ऐसे भी कह सकते हैं 2πr, बटा में आपको बताया गया था 2r से 2r कट जाएगा तो सीधा सीधा क्या होता है पाई। या आपको ऐसे भी बताया गया था कि परिधि और व्यास के अनुपात को ही हम लोग क्या बोलते हैं, पाई बोलते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर सी में आपको टिक करना था। ठीक है। उसके बाद आते हैं 15 नंबर में सवाल कर रहा है कि 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला वृत्त की परिधि। तो वृत्त की परिधि क्या होता है, 2πr होता है। तो 2 रहेगा, पाई के मान 22/7 रखेंगे और आर के मान यहाँ पर देख सकते हैं कि 14 सेंटीमीटर दिया गया है। तो 14 आप रख दीजिए, 7 दूनी 14 कट जाएगा, आप गुना कर दीजिए तो 22 दूनी 44 और दूना 44 दूना हो जाएगा 88 सेंटीमीटर। तो 88 सेंटीमीटर आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर ए में आपको नजर आ रहा है। ठीक है, सॉरी ए बोल दिए हैं, सी में। 6 नंबर सवाल है, दो चरों x और y वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप ये दिया गया है। ठीक है, ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, जहां पर ए बी सी वास्तविक संख्या है, जिसमें कि क्या नहीं होना चाहिए। ये दो चर में रैखिक समीकरण कब कहा जाएगा, जब ये x के साथ और y के साथ वाला अंक 0 नहीं होना चाहिए, मतलब a भी 0 ना होना चाहिए और b भी 0 नहीं होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ तो कह रहा है a0 b0, तो ऐसा होगा नहीं, तो यहाँ पर a0 और b0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, यहाँ देखिए b और c 0 हो जाए चलेगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन a0 और b0 नहीं होना चाहिए, इसलिए क्योंकि x और y ही गायब हो जाएगा, तो चर तो रहेगा नहीं। ठीक ना। नेक्स्ट आपका 7 नंबर कह रहा है कि x बराबर 2 और y बराबर 1 है, रैखिक समीकरण ये जो दिया गया है 2x प्लस 3y माइनस k बराबर 0 का हल है। तो k का मान पूछ रहा है, मतलब आपको x के मान 2 और y के मान 1 इसमें रख देना था। 2 × 2
प्लस 3 × 1 क्योंकि y का मान 1 है और माइनस के बराबर 0 रहेगा। अब इसको आप सोल्व कर दीजिए तो 2 दूनी 4 और प्लस में 3 माइनस के बराबर 0, तो 4 3 हो जाएगा 7 माइनस के बराबर 0, तो 7 माइनस के इधर आएगा तो प्लस के हो जाएगा, यानी के का मान कितना आएगा 7 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपको बी में टिक करना था। तो ये था आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अब आइए 8 नंबर सवाल कह रहा है कि रैखिक समीकरण इतना में यदि x का मान 3 है तो y का मान आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो x का मान यहाँ पे रख दीजिए, x का मान आपको 3 रखना है, y की जगह y ये रखना है, बराबर ये 11 माइनस बराबर 0 रहेगा। अब 3 दूना 6 प्लस y माइनस 11 बराबर 0 रहेगा। अभी 6 में से आप घटा दीजिए तो 6 में से 11 तो -5 आएगा, और y का मान निकालना है तो -5, राइट साइड भेजेंगे तो +5 हो जाएगा, जो कि आप कह सकते हैं ऑप्शन नंबर आपको दिख रहा होगा कौन सा, ऑप्शन नंबर बी में आपको टिक करना है। 8 के बाद 9 नंबर में, 9 में कह रहा है कि बिंदु इतना किस चतुर्थांश में है, तो ये तो आपको जस्ट बताए ही थे कि पहला में प्लस प्लस होता है, दूसरा में माइनस प्लस, तीसरा में माइनस माइनस, चौथा में प्लस माइनस। तो देख सकते हैं दोनों माइनस में ही है, इसीलिए आपको कहेंगे तीसरा घर यानी तृतीय चतुर्थांश में इसका आंसर आएगा। 10 नंबर सवाल है मूल बिंदु के नियामक। तो मूल बिंदु जैसा कि आपको बताया था कि दोनों अक्ष जहां पर एक दूसरे को कटता है उसको मूल बिंदु कहते हैं, और इसका नियामक क्या होता है 0 0 होता है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में आपको टिक करना था। और ये सवाल हमें लगता है गलत आप नहीं किए होंगे। 11 में कह रहा है किसी चतुर्भुज के कोनों का योग क्या होता है। तो चतुर्भुज में 4 गो कोना होता है, चारों कोनों का योगफल जो होता है वो 360 के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। 12 में देखिएगा कि यदि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर है तो ये क्या कहलाते हैं। तो देखिए जैसा कि आपको थोड़ा सा याद रखना है, देखिए इसमें होता क्या है कि समांतर चतुर्भुज है जिसके विकर्ण बराबर है। तो समांतर चतुर्भुज जैसा कि आपको पता है कि आमने सामने की भुजा क्या होता है बराबर होता है, ठीक है, लेकिन इसका विकर्ण बराबर नहीं होता। समांतर चतुर्भुज में विकर्ण बराबर नहीं होता, लेकिन आपको पूछ रहा है कि समांतर चतुर्भुज है लेकिन इसका विकर्ण अगर बराबर होता है तो क्या बन जाता है, तो वह एक आयत बन जाता है। आयत कुछ इस तरह से रहता है। आयत का जो देखिएगा ये एक तरह से आमने सामने की भुजा तो इसका बराबर होता ही है, और इसका जो विकर्ण होता है वो भी आपस में बराबर होता है, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर आप बी मारेंगे। उसके बाद पूछ रहा है 13 में समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं क्या होती है। तो जैसा कि आपको जस्ट बताया कि समांतर चतुर्भुज में क्या होता है, सम्मुख भुजा बराबर भी होता है और समांतर भी होता है। ये वाला जो भुजा है ये इसके समांतर और बराबर भी होगा, ये जो भुजा है इसके समांतर और बराबर होगा। तो देख लीजिए क्या कर रहा है, समांतर और बराबर, ऑप्शन नंबर आपको सी में टिक करना था। उसके बाद 14 नंबर कह रहा है नीचे दिए गए चित्र ABCD एक समांतर चतुर्भुज है यदि कोण ADC 112 डिग्री है। जैसे ये देख सकते हैं ये जो कोण है ये वाला ADC, ये जो कोण है 112 डिग्री है। तो पूछ रहा है एंगल BCD, यानी कि ये जो B है और ये जो C है, यानी ये एंगल पूछ रहा है। तो आपको पता होगा ये कोण और ये कोण क्या होगा, जोड़ के कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए। तो 180 में से घटा दीजिएगा तो BCD निकल जाएगा, ठीक है। तो ये कोण और ये कोण जोड़ेंगे, क्योंकि ये देखिए ये दोनों रेखा क्या है, ये समानांतर है, समानांतर है। तो ये कोण जो है इस कोण को जोड़ के कितना डिग्री आएगा, 180 आएगा। तो 180 में से आपको 112 घटा देना है, तो कितना आएगा देख लीजिए, ये हो जाएगा आपका 8, यानी कि 68 डिग्री आपका आंसर ये आएगा, ठीक है। 68 डिग्री है क्या, एक बार देख लीजिए, 68 ही आएगा ना, हाँ, क्योंकि 10 में से 2 गया 8 और ये हो गया 7, 7 में से गया 6, 68 डिग्री किधर है, ऑप्शन नंबर आपको सी में टिक करना था, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद उसी तरह से फिर एक आ गया है 15 नंबर कह रहा है कि यदि समांतर चतुर्भुज PQRS में SPQ 65, तो पहले एक समांतर चतुर्भुज बना लेते हैं, नाम दे देते हैं ताकि आपको इसमें पिक्चर में समझ में आए। ये समांतर चतुर्भुज है, नाम दे दीजिए PQR और S, जिसमें SPQ तो कहाँ है SP और Q, ये जो एंगल है ये दिया गया है 65 डिग्री, ठीक है। और पूछ रहा है PSR, तो किधर है PSR, ये एंगल आपसे पूछ रहा है। तो ये सेम उसी तरह से आपको 180 में से घटा देना है, क्योंकि ये कोण और ये कोण जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 180 में आएगा। तो 180 में से 65 घटा दीजिए, तो 10 में से 5 गया 5, ये हो गया आपका 7 में से 6 गया 1, 115 डिग्री आपका आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर पहला ही आपका करेक्ट था। उसके बाद नेक्स्ट कर रहा है 16 नंबर समांतर चतुर्भुज ABC ने विकर्ण AC और BD एक दूसरे को O पर प्रतिच्छेद मतलब कि काटते हैं, तो किसके किसके बराबर होगा। तो देखिए समांतर चतुर्भुज में जैसे मान लीजिए ये समांतर चतुर्भुज है, ठीक है, और यहाँ पे आपका ये समांतर चतुर्भुज के विकर्ण कुछ इस तरह से हमने खींच दिया,
ठीक है, इसका नाम दे दीजिए ए बी सी और डी, और बीच में क्या है, ओ है। तो क्या कह रहा है कि ए सी और बी डी, ये जो ए सी और बी डी एक दूसरे को ओ पर काटता है तो कौन किसके बराबर होता है, ठीक ना। तो ए सी बराबर बी डी कह रहा है, तो ए सी जो है वह बी डी के बराबर तो होता नहीं, क्योंकि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण जो है बराबर नहीं होते हैं, ठीक ना। और ओ ए बराबर ओ बी, ओ ए और ये ओ बी के बराबर होगा या नहीं। चलिए देखिए, इसको हम बनाएं, अगर मान लीजिए तो इस ये कोण और ये कोण बराबर होगा, और ये जो कोण है इस कोण के बराबर होगा, और ये जो कोण है वह इस कोण के बराबर, तो ये दोनों त्रिभुज जो है ना आपस में सर्वांगसम हो जाएगा, ठीक है। तो सर्वांगसम हो जाएगा तो इसका मतलब क्या है कि ये जो भुजा है वह इस भुजा के बराबर आ जाएगा। तो ओ ए बराबर ओ सी आप कह सकते हैं। ओ ए बराबर ओ सी ऑप्शन में आपको दिख रहा है क्या, तो ऑप्शन नंबर आप सी मारिएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट 17 में कह रहा है कि त्रिभुज ए बी सी में अगर ए बी ए सी के मध्य बिंदु क्रमशः डी और ई हो तो क्या होगा। तो सबसे पहले एक त्रिभुज बनाइए, ये सब आपका ज्योमेट्री का क्वेश्चन है। एक त्रिभुज बना लिए ए बी और सी, ठीक है। ए बी और ए सी का मध्य बिंदु मान लीजिए, मध्य बिंदु एक डी है, और ए सी का मध्य बिंदु मान लीजिए ये वाला आपका ई है, ठीक है। और आपसे पूछ रहा है कि डी, ये डी किसके बराबर होगा, ये जो डी है ये किसके बराबर, डी किसके बराबर होगा। तो ये जो बी सी भुजा है ना, ये बी सी भुजा के आधा के बराबर होता है। तो बी सी का आधा आप लिख सकते हैं, डी जो होता है वह बी सी भुजा के आधा के बराबर होता है। तो ऑप्शन नंबर आपको सी में टिक करना है। नेक्स्ट सवाल देखिएगा। नेक्स्ट आपका 18 नंबर कह रहा है कि त्रिभुज पी क्यू आर में पी क्यू और पी आर के मध्य बिंदु क्रमशः एल और एम है, तो एल एम निम्नलिखित में किस भुजा के समानांतर होगा। तो ये तो सेम प्रश्न टाइप का है। देखिए पहले पिक्चर बनाते हैं। मान लीजिए ये आपके पास ए बी क्या है, पी क्यू आर है, ठीक है। तो हम मान लीजिए कि ये पी है, ये क्यू है, और ये क्या है, आर है, ठीक। और पूछ रहा है कि पी क्यू का मध्य बिंदु एल है, तो ये पी क्यू का मध्य बिंदु मान लीजिए यहाँ एल है, और पी आर का एम है, तो यहाँ पर हम मान लीजिए एम है, और ये मान लीजिए ये एल एम है, ठीक। एल एम रेखा है। एल एम रेखा किस भुजा के समानांतर होगा। तो ये जो भुजा है ये देख सकते हैं इसके समानांतर होता है, किसके, क्यू आर के समानांतर होता है, जो कि आपको ऑप्शन नंबर सी में टिक करना था। 19 नंबर कह रहा है कि यदि त्रिभुज एबीसी में ए बी ए सी के मध्य बिंदु क्रमशः डी और ई है और मान कुछ दिया हुआ है। तो पहले चलिए, पहले यही थ्योरम लगाने से पहले हम ये देख लेते हैं। पहले मान लीजिए ए बी सी, जिसमें कि क्या कह रहा है कि ये ए बी और ये यहाँ पर डी है, और यहाँ पर क्या है, ई है, और जो कि मध्य बिंदु है, कुछ इस तरह से, ठीक है। और ए बी का मान यहाँ से यहाँ दे दिया है कितना, 5 है, और बी सी का मान ये वाला बी सी, ये बी सी है 12, और सी ए, ये जो सी ए है ये कितना है, 13 है। तो पूछ रहा है डी की लंबाई। तो ये देखिए ये डी है, तो पहले बी सी कितना है, 13 है, ठीक है। बी सी देख लेते हैं। और देखिए डी ई अभी हम आपको जस्ट बताए थे कि मध्य बिंदु तो डी किसके बराबर होता है, तो बी सी का आधा होता है। तो बी सी हमें 13 पता है, यह देख सकते हैं। बी सी 13 कह रहे हैं, बी सी 12 है, बी सी कितना है, 12 है, और ए सी आपका 13 है। ये वाला जो ए सी है ये 13 है, या सी ए कह सकते हैं उसको। और ये जो ए बी है, यहाँ से ए जो बी है ये कितना है, 5 है, ठीक है। और आपसे पूछ रहा है कि डी किसके बराबर होगा। तो डी जो होता है वो बी सी का आधा होता है। तो बी सी आपका 12 है, तो 12/2 यानी कि 6 सेंटीमीटर के बराबर आप लिखेंगे, ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए नेक्स्ट 20 में कह रहा है यदि समकोण त्रिभुज में समकोण बनाने वाली भुजाओं की लंबाई क्रमशः 7 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर, तो उसकी अर्ध परिमिति। तो सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं। ये थोड़ा सा समकोण त्रिभुज नहीं लग रहा है। समकोण त्रिभुज एक सीधा सा पहले आप बनाइए। ये समकोण त्रिभुज मान लीजिए हो गया। बनाने वाली भुजा एक ये है और एक ये है। एक 7 है, तो मान लीजिए नीचे 7 है, ऊपर में 24 है, ठीक है। और उसकी परिमिति पूछ रहा है, अर्ध परिमिति। तो अर्ध परिमिति मतलब ये तीनों भुजाओं का योगफल का आधा होता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हमें ये निकालना होगा। तो ये 24 है और ये 7 है, तो ये जो निकालेंगे तो ये कर्ण होता है। तो कर्ण बराबर क्या होता है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो पी मतलब 24 का स्क्वायर कर दीजिएगा और 7 का स्क्वायर कर दीजिएगा। तो 24 का स्क्वायर होता है 576 प्लस 7 के स्क्वायर 49, ठीक है। तो 9 6 15 हो जाएगा, 7 4 11 1 12, यानी 625, और 625 मतलब होता है 25, ये निकल के आ जाएगा आपका 25। और आपसे अर्ध परिमिति पूछ रहा है, यानी कि क्या पूछ रहा है, लेंथ ऑफ साइड सेमी पेरीमीटर पूछ रहा है, किधर भाग गया, सेमी पेरीमीटर पूछ रहा है। मतलब कि अर्ध परिमिति क्या होता है, 2s होता है। 2s बराबर बोलते हैं ए 2s नहीं, परिमिति s होता है। तो s बराबर आपको निकालना है a प्लस बी प्लस सी बाई 2 लिखिएगा, ठीक। तो तीनों पता है, यानी कि 24 प्लस 25 प्लस 7 और बटा में 2,
ठीक, अभी जोड़ दीजिए, 24 25 हो जाएगा 49, और 49 और 50, 50 और 56 हो जाएगा, 56/2 तक काटेंगे तो 28 सेंटीमीटर आपको टिक करना है, यानी कि ऑप्शन आप देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर बी में टिक करिएगा। अर्ध परिमिति पूछ रहा था, पूरा परिमिति नहीं। 21 में कह रहा है कि 3√3 नीचा में है और 2√3 है, और इंटू में आपका वही चीज़ है, ठीक है, एकदम प्लस है एकदम माइनस है, तो एक रहेगा नीचा एकदम प्लस में एकदम माइनस में, तो a² माइनस b² लगा सकते हैं, तो a² माइनस में आप लिख सकते हैं 2√3 का स्क्वायर, ठीक है, ऊपर में तो एक ही रहेगा। यहाँ पर हम आपको जस्ट ही बताए थे 3 का स्क्वायर पहले 9 और √2 का स्क्वायर सीधा 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर सीधा 3, ठीक, 1 ये हो जाएगा 9 दूनी 18 माइनस 4 तिहाई 12, 1/6 आपका आंसर आएगा, जो कि आप देख सकते हैं कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही है, ठीक है। 22 में कह रहा है कि इतना के हर का परिमेयकरण के पश्चात इसका मान क्या होगा, तो हर का परिमेयकरण तो आपको आता ही है, 3 प्लस √2 है, तो प्लस है तो माइनस से गुना कर दीजिए और उतना ही से आपको भाग दे देना है, तो ऊपर में आपका 3 माइनस √2 हो जाएगा, नीचा में a प्लस बी इंटू माइनस बी लगाना है, तो 3 का स्क्वायर माइनस में √2 का स्क्वायर, ऊपर में बेचारा हो गया, 3 का स्क्वायर 9 होता है, √2 का स्क्वायर सीधा 2 होता है, 9 में से 2 घटेगा तो 7, यानी 3 माइनस √2/7। अब 7 देख लीजिए, 3 माइनस कहाँ है, 3 माइनस, ये ऑप्शन नंबर बी में ही आपको नजर आ रहा है, ठीक है। अब देखिए ये ऐसा सवाल बताए थे 23 में, x बराबर 3 प्लस √8, तो x प्लस 1/x का मान क्या होगा, तो पहले बोले थे 1/x निकालना है, 1/x मतलब इसको निकाल दीजिए 1/3 प्लस √8, x का मान ये पता है, अब इसको हर का परिमेयकरण कर देना था, मतलब कि 3 माइनस √8 से गुना, 3 माइनस √8 से भाग, ठीक। अब इसको निकालेंगे तो ऊपर में ये जस के तस रहेगा, नीचा में एकदम प्लस में एकदम माइनस में, तो a² माइनस में b का स्क्वायर, अब ऊपर में 3 माइनस √8 रहेगा, नीचा हो जाएगा 9 माइनस 8, क्योंकि √8 का स्क्वायर सीधा 8, तो 9 में से 8 घटाएंगे तो ये तो बेचारा 1 आएगा, और 1 लिखिए चाहे ना, मतलब कि ये जो मान आया 3 माइनस √8 किसका मान आया, तो 1/x का, हमसे पूछ रहा था x और तब 1/x, तो x का मान तो पता है 3 प्लस √8 प्लस ये जो 1/x है उसका मान हम निकाल के लाए हैं, ये वाला कितना 3 माइनस √8, √8 से √8 कर जाएगा तो 3 3 कितना हो जाएगा 6, जो कि आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट। 24 में कह रहा है रैखिक समीकरण इतना के हल के संदर्भ में निम्नांकित कथनों में कौन सत्य है, तो देखिए इसका कितना हल होता है, तो y बराबर जो 3x प्लस 5 है, तो एक रेखा है, सरल रेखा है, इसके अनगिनत हल होते हैं, ये देखिए अनंत बहुतरे हल, मतलब बहुत सारा इसका हल होता है, एक हल नहीं होगा, क्योंकि x का मान रखिएगा y का मान कुछ आएगा, फिर x का मान रखिएगा फिर y का मान आएगा, तो ऐसा आप रखते जाइए निकलते जाएगा, तो इसलिए एक रैखिक समीकरण को 2 चर में रहे तो इसका अनगिनत हल होता है, 2 रहे तभी कंडीशन बनता है, ठीक ना, अभी तो फिलहाल 1 है तो इसका अनगिनत हल हो। उसके बाद 25 में कह रहा है कि रैखिक समीकरण इतना ax प्लस by प्लस c बराबर 0, जहाँ a b c वास्तविक संख्या है तथा a नॉट इक्वल टू 0 हमेशा निम्नांकित किस ज्यामिति आकृति को निरूपित करते हैं, तो a के मान कह रहा है 0 नहीं है, तो मतलब b 0 हो सकता है, ठीक है, b 0, तो ये एक सरल रेखा ही होता है, ठीक है, ये क्या है एक सरल रेखा है, तो सरल रेखा है तो ऑप्शन नंबर ए मार दीजिएगा, ठीक है। अब देखिए आगे 26 में कह रहा है एक ही आधार तथा एक ही समांतर रेखाओं के बीच समांतर चतुर्भुज किस संदर्भ में बराबर नहीं होते हैं, तो देखिए क्षेत्रफल में बराबर होते हैं, ठीक है, ऊंचाई में बराबर, एक ही आधार और एक ही समांतर, जैसे विकर्ण के बराबर आधार, क्षेत्रफल में नहीं पूछा है, अंग्रेजी में थोड़ा सा देख लेते हैं, पैरेललोग्राम सिचुएटेड ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइन नॉट इक्वल टू, हाँ बिल्कुल वही है, नहीं किसके बराबर होता है, तो आपको ध्यान देना है, यहाँ पर आपको ये नियम लगाना है कि क्षेत्रफल तो बराबर होता ही है, ऊंचाई भी बराबर होता है, आधार तो एक बराबर है ही, एक ही आधार कह ही रहा है, तो यहाँ विकर्ण जो है वह डिफरेंट हो सकता है, तो ऑप्शन नंबर आपको डी में टिक करना है। उसके बाद 27 में कह रहा है कि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, आधार गुने सीधा ऊंचाई, जैसे समांतर चतुर्भुज मान लीजिए ये आपके पास समांतर चतुर्भुज है, तो ये आधार है और यहाँ से हम यहाँ पे ऊंचाई डाल देते हैं, तो ये आधार होता है और ये ऊंचाई होता है, तो आधार गुने सीधा ऊंचाई होता है। 1/2 आधार गुने ऊंचाई कब होता है, जब त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछा जाता है, ठीक है, और ऐसा कोई फॉर्मूला है नहीं, ऐसा कोई तो है नहीं, ऑप्शन नंबर बी। 28 में कह रहा है दिए गए चित्र में ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, ये आप देख रहे हैं समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल आप लोगों से पूछ रहा है,
तो देखिए ये समांतर चतुर्भुज का अगर आप क्षेत्रफल निकालेंगे तो पहले एक त्रिभुज ये है और एक त्रिभुज है, दो आप चाहे तो दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल के ऐड कर सकते हैं। तो ये देखिए आखिर ये दोनों समांतर ये क्या है, ये समकोण त्रिभुज ही है। तो ऐसा करते हैं दोनों समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल देते हैं। 1/2 मान लीजिए ये आधार है तो ये ऊंचाई हो जाएगा, या ये आधार है तो ये ऊंचाई हो जाएगा। तो 7 × 5 आप लिख सकते हैं, ठीक, एक होगा। फिर प्लस में दूसरा ये है तो इसका भी तो वही लिखेगा, 1/2 आधार 5 और गुना में ऊंचाई 7। अब देख लीजिए कितना आ जाएगा, 7 × 5 = 35/2 और यह भी हो जाएगा 35/2, ठीक है। भिन्न उनका जोड़ बना देते हैं तो 35 35 70 हो जाएगा, 70/2 यानी कि सीधा सीधा कितना आए, नहीं 70/2 यानी कि सीधा सीधा आपका कितना आएगा, 35। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी में आपको टिक करना है। क्योंकि आपको समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल आपसे पूछा है तो दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल के दोनों को ऐड कर देंगे, क्योंकि दोनों समकोण ही है, ठीक है। अब देखिए 29 नंबर का है, यदि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण जो है बराबर हो तथा एक दूसरे को समकोण पर भी समद्विभाजित करते हैं, समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। तो देखिए आपको पता है कि समकोण पर समद्विभाजित किसको करते हैं, समचतुर्भुज में क्या है, आपको बताए थे कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर होते हैं। तो समचतुर्भुज में विकर्ण तो बराबर नहीं होता है, ठीक है ना, विकर्ण बराबर नहीं होता है। लेकिन हाँ ये समकोण पर समद्विभाजित तो करता है, लेकिन यहाँ पर क्या कहा है, विकर्ण भी बराबर है। तो ये तो आप समझ गए समचतुर्भुज होगा, नहीं तो आप इसको वर्ग का आप कह सकते हैं, क्योंकि आयत में क्या है, आयत में समकोण पर विभाजित करता है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन आपको यहाँ पे जो है आप वर्ग में ही टिक करेंगे, ऑप्शन नंबर पहला ही आपका करेक्ट होगा, इसलिए क्योंकि समद्विभाजित भी करता है समकोण पर भी और बराबर भी कर रहा है, तो आपको वर्ग में मारिए। क्योंकि समचतुर्भुज में क्या होता है, समचतुर्भुज में विकर्ण तो बराबर नहीं होता, लेकिन यहाँ विकर्ण बराबर की बात किया है तो वह क्या बन जाएगा, वर्ग हो जाएगा। 30 में कह रहा है कि समलंब चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं का एक युग्म अवश्य क्या होता है। तो देखिए समलंब चतुर्भुज किसको बोलते हैं, पहले समलंब चतुर्भुज आप देखिए, ये आपका समलंब चतुर्भुज में क्या होता है, एक जो सामने सामने वाला जो भुजा है वो आपस में क्या होता है, समानांतर होता है। तो समानांतर आपका ऑप्शन नंबर सी मारिएगा, ठीक है। बराबर नहीं होता है लेकिन समानांतर होता है, तो अवश्य क्या होता है, समानांतर, ये ऑप्शन नंबर सी मारिएगा। अब ये सब तो आसान है। 32 के पावर 2/5 है तो 32 को खंडित करेंगे, खंडित आप लोगों को करने आता है 2 तो 16, 2 8, फिर 2 4 और फिर 2 तो 2, ठीक है। 2 कै गो आएगा है तो देख सकते हैं 5 गो आया, और पावर में आपके पास 2/5 है, 5 से 5 कट जाएगा तो 2 के पावर 2 का मतलब होता है 2 दूनी 4। ये आंसर में आपको मारना होगा ऑप्शन नंबर बी। 32 में कह रहा है 125 के पावर -1/3 है, तो सबसे पहले आप वही 125 को आप क्या करें, खंडित करें। तो 5 से लग जाएगा 25 × 5 = 125, फिर 5 से लगेगा 5, यानी 5 3 बार है तो 5 के पावर 3 और पावर में -1/3, 3 से 3 कट जाएगा तो 5 के पावर आएगा -1। अब माइनस पावर है तो 1/, इसको +5, 1/ नीचे कर देंगे तो प्लस में आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। उसके बाद कह रहा है 33 में कह रहा है ए अगर 0 से बड़ा एक वास्तविक संख्या है, p q परिमेय संख्या है, तो पूछ रहा है ये तो आधार समान ऐसा नियम लगाना है, x के पावर m बटा x के पावर n क्या होता था, x के पावर m - n, भाग में रहता था पावर घट जाता है। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, पावर घटा दीजिएगा तो p - q हो जाएगा। तो देखिए ए p - q ऑप्शन नंबर सी में आपको टिक करना है। यहाँ देखिए उल्टा घटा दिया है, यहाँ पर गुना ही कर दिया है, यहाँ जोड़ दिया है। तो जुड़ता कब है, जब गुना में रहता है तो पावर जुड़ता है, भाग में रहता है तो पावर घटता है, ठीक है। 34 में कह रहा है ए और बी धनात्मक वास्तविक संख्या है, रूट ए बी किसके बराबर होगा, तो रूट ए बी है तो दोनों में अलग अलग रूट हम इनटू में ऐसे लगा सकते हैं, ठीक, क्योंकि दोनों में रूट रहे तो दोनों को एक ही साथ लिख सकते हैं या दोनों को अलग अलग कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर आप क्या मारिएगा, डी मारिएगा, ठीक है। ये अंतर में नहीं हो जाता है, जोड़ में नहीं हो जाता और ये उल्टा नहीं होता, ठीक ना। अब देखिए 35 में करा 25 के पावर 3/2 है, तो 25 का मतलब 5 के स्क्वायर होता है और पावर में 3/2 रहेगा, 2 से 2 कटेगा तो 5 के पावर 3, 5 के पावर 3 का मतलब है 5 को 3 बार लिख के गुना करना, ना कि 5 3 15, ठीक ना। 5 × 5 = 25, 125, 125 आपका आंसर आएगा। 36 में कह रहा है कि y = mx के रूप में रैखिक समीकरण एक सरल रेखा है जो कहाँ से जाता है, ठीक है। तो ये देखिए y = अगर mx है तो x के मान अगर 0 रखिएगा यहाँ पे तो y का मान भी 0 आ जाएगा, क्योंकि m × 0 तो 0 ही रहेगा। तो मतलब 0,0 कहाँ से, 0,0 से जाएगा ये ऐसे, तो ये 0,0 से जाने वाले ये एक ऐसे मान लीजिए रेखा बनेगा, ठीक। तो y = क्या होता है, mx होता है, तो मूल बिंदु से गुजरती है, ऑप्शन नंबर सी मारिएगा। उसके बाद 37 में कराइए, आपका सेल्सियस का एक फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए,
इसके लिए सबसे पहले आपको फॉर्मूला कुछ याद रखना होगा कि क्या होता है इसका, ठीक ना। तो देखिए हम आपको दोनों लिख देते हैं। यहाँ पर क्या होता है, सेल्सियस अगर निकालना हो सेल्सियस, तो ये होता है 5/9 इंटू फ़ारेनहाइट -32, ये ठीक है, सेल्सियस निकालना होता है। लेकिन इसी को फ़ारेनहाइट अगर निकालना हो तो फ़ारेनहाइट के लिए आप ये उलट के लिखेंगे 9/5 इंटू सेल्सियस प्लस में नहीं 9/5, ये ब्रैकेट नहीं दीजिएगा यहाँ पे, एक सेकेंड, इसको ऐसे लिखना है 9/5 और सेल्सियस अब प्लस में क्या हो जाएगा 32, ठीक है। और इससे आप मान आसानी से निकाल सकते हैं। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि आखिर कैसे निकलता है। तो यहाँ पर आपसे क्या पूछ रहा है कि कौन सा सही होगा, तो ऐसा रूप तो है नहीं, तो आप इसको चाहे तो फ़ारेनहाइट में देखिए कि हम 9 से अगर इसको गुना करें तो ये 9C हो जाएगा, ये 9C हो जाएगा 5 में। हाँ, ये इसको हम लिख सकते हैं, इसको देखिए थोड़ा सा ध्यान से, 9 गुना करेंगे तो C बराबर हम ऐसे लिख सकते हैं 5/9 इंटू फ़ारेनहाइट -32, ठीक है। ये 5/9 फ़ारेनहाइट -32 ऑप्शन नंबर बी को अरेंज किया जा सकता है, ठीक है। तो ये आपका सही आंसर है, ठीक ना। आप देखिए नेक्स्ट आपका 38 में कह रहा है 30 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट में क्या होगा, मतलब एफ का मान पूछ रहा है, ठीक। तो एफ अब बराबर अभी आप जस्ट देख लीजिए, एफ बराबर क्या था 9/5 C + 32, 9/5 C प्लस में 32 था, ठीक ना। तो 9/5 C सेल्सियस आपका 30 है, प्लस में 32 रहेगा, ये कटेगा तो 6×5 = 30, 9 × 6 = 54 और प्लस में 32 जोड़ दीजिए तो 4 × 2 = 6 हो जाएगा, 5 × 3 कितना हो जाएगा 8, यानी 86 डिग्री आपका आंसर आना चाहिए। 86 डिग्री फ़ारेनहाइट आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी। फॉर्मूला बस आपको याद होना चाहिए। 39 में कह रहा है बिंदु इतना रैखिक समय कितना के आलेख पर स्थित है, तो ए का मान, तो करना क्या है, एक्स के मान है, वाई के मान है, इसमें आपको बैठा देना है। तो वाई के मान ध्यान दीजिएगा, पहले वाई है तो इसलिए वाई के मान 4 रखिएगा, ए है और एक्स है, एक्स के मान 3 रखिएगा, अब प्लस में 7 रहेगा। अब इसको बनाएंगे तो 4 तो ये 12 हो जाएगा, ये 3a हो जाएगा प्लस 7 इधर आके -7 हो जाएगा, बराबर में 3a रहेगा, तो ये हो जाएगा 4 = 3a, ठीक है। 4 के 5 होगा ना, 5 12 में से 7 गया तो 5, तो a बराबर आ जाएगा 5/3, जो कि ऑप्शन नंबर आपको बी में नज़र आ रहा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि जो गुणन है वो बटा में जाता है। उसके बाद 40 में कह रहा है कि बिंदु इतना और इतना के संदर्भ में सही विकल्प क्या है, तो देखिए 3,4 और 4,3 आपस में बराबर नहीं होता है, जो कि आपको पता है। बराबर इसमें कह रहा है तो बराबर नहीं होता है, ठीक है, और माइनस तो है नहीं, ये ऑप्शन नंबर पहला ही आपको मारना है कि 3,4 और 4,3 आपस में बराबर नहीं होता है, और ये माइनस लगा देने से भी बराबर नहीं होता है, क्योंकि दोनों अलग है। इसलिए क्योंकि यहाँ पर x का मान देखिए 3 है और यहाँ पर देखिएगा तो x का मान 4 है, तो ये दोनों आपस में बराबर तो हो नहीं सकता है। उसके बाद 41 में कह रहा है ए बी तथा सी डी वृत्त की दो समान जीवाएं हैं। ये देखिए ए बी है और ये सी डी दो आपस में समान जीवाएं हैं, और पूछ रहा है साथ में दिया हुआ है कि कोण ए ओ बी 70 डिग्री है। ये जो कोण है ये 70 डिग्री है, तो सी ओ डी क्या होगा, तो देखिए समान जीवा द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण जो है वह आपस में समान नहीं होता है, क्योंकि ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाता है, सर्वांगसम हो जाता है, तो कोण आप संगत को ये सामना सामने कोण बराबर हो, तो ये भी आपका 70 डिग्री के ही मान के बराबर आएगा। सी ओ डी भी कितना आएगा, 70 डिग्री ही आता है, तो आप कह सकते हैं ऑप्शन नंबर सी। बस थ्योरम इसका याद होना चाहिए। 42 में करा दिए गए चित्र में ओ केंद्र वाले वृत्त की जीवा ए बी है। ये जीवा है, ठीक है, ए बी क्या है, जीवा है, और ओपी लंब है ए बी पर, ठीक है। ये जो इस पर क्या गया है, लंब अगर डाला जाता है तो ये दोनों ये जो पूरा ए बी था वो क्या पार्ट में बढ़ जाता है, दो पार्ट में बराबर बराबर बढ़ जाता है, ठीक है। तो ए पी की लंबाई पूछ रहा है, मतलब ए पी क्या होगा, तो देखिए ये पूरा दो पार्ट है, इसका मतलब ए पी जो है पूरे का क्या हो जाएगी, ये पूरा ए बी जो है उसका आधा हो जाता है, तो ए बी का आधा आप लिख सकते हैं। तो ए पी जो है वो देख सकते हैं ए बी का आधा होता है, क्योंकि मान लीजिए पूरा 8 सेंटीमीटर है, तो अगर आपसे पूछा कि ए पी कितना होगा तो 8 का आधा, 4 दोनों बढ़ जाएगा, तो इसीलिए कह सकते हैं 8/2, मतलब कि ए बी बटा 2, आपका ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद अगला सवाल नेक्स्ट किधर है, हाँ 43 नंबर कह रहा है ओ केंद्र वाले वृत्त की जीवा पी क्यू है। इस बार क्या है, जीवा पी क्यू है, और एंगल दिया गया है ओ आर क्यू। ये जो आर है ये 90 डिग्री दे दिया है, और यदि ओ पी 13 है, यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है 13 है, और ओ आर ओ से आर तक कितना है 5 है, तो पूछ रहा है जीवा पी क्यू की लंबाई, यानी पी से लेके क्यू। तो पी से क्यू निकालने से पहले हम ये वाला छोटा वाला पार्ट निकाल लेते हैं। तो जैसा ये देख सकते हैं ये समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, तो इसका मतलब ये कर्ण है, ये लंब है और ये आधार है। तो आधार निकालने के लिए कर्ण में से
लंब को हटा देते हैं, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। एच मतलब 13 के स्क्वायर माइनस 5 के स्क्वायर, तो 13 के स्क्वायर 169 में से 25 घटाएंगे तो 144 आएगा। 144 का हो जाता है 12। 144 का कितना होता है 12। तो जैसे ही इसका 12 निकल गया, इसका मतलब ये 12 है। लेकिन 12 आंसर मत मारिएगा, क्योंकि आपसे पी क्यू यानी यहाँ से लेके टोटल ही दूरी पूछ रहा है। तो 12 प्लस 12 दो पार्ट है ना, तो 12 12 कितना हो जाएगा 24 आपका आंसर आएगा। तो देखिएगा 24 में आपको ऑप्शन नंबर डी में टिक करना है। उसके बाद 44 में कह रहा है 3 असंरेख बिंदुओं से होकर कितनी वृत्त खींची जा सकती है। तो देखिए 3 को जो असंरेख है बिंदु, अगर मान लीजिए तो इसको हम एक वृत्त खींच सकते हैं। एक और केवल एक वृत्त, एक से ज्यादा नहीं खींचा जा सकता, एक भी नहीं, एक तो खींचा जाएगा ही, ठीक है, एक और केवल एक। 45 में कह रहा है 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा। तो देखिए सरफेस एरिया आपसे पूछ रहा है, तो टोटल सरफेस एरिया ही आप निकालेंगे, ठीक। तो गोले का सरफेस एरिया कितना होता है 4 पाई आर स्क्वायर होता है। तो 4 पाई के मान 22/7 रखेंगे और आर के जगह 7 × 7, क्योंकि ये स्क्वायर है, एगो 7 से 7 कट जाएगा तो गुना कर लीजिए। तो 22 चौका 88 हो जाएगा और गुना में 7, 8 से 56 के 6 हासिल 5, 8 से 56 और 5 हो जाएगा 61। यहाँ है ऑप्शन नंबर बी में आपको टिक करना था, ठीक है, ये ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद 46 में कह रहा है 14 सेंटीमीटर व्यास वाले अर्धगोले का वक्र पृष्ठ, ठीक है। तो वक्र पृष्ठ पूछ रहा है, तो अर्धगोला मतलब ये कुछ कटोरा टाइप के आपको याद होगा। वक्र पृष्ठ है, संपूर्ण पृष्ठ नहीं निकालना है। व्यास अगर 14 है तो डी का मान अगर 14 है तो आर के मान हो जाएगा 7, इसमें तो कोई डाउट नहीं। वक्र पृष्ठ क्या होता है 2 पाई आर स्क्वायर होता है। यही अगर अर्धगोला का सीधा सीधा देखिए यहाँ कर्व्ड कहा है, पृष्ठ क्षेत्रफल पूछता है तो 3 पाई आर स्क्वायर लगाते हैं। 2 × 22/7 और आर के मान 7 × 7, 7 से 7 कट ही जाएगा। तो 22 दूना 44 और गुना में 7 रहेगा, 7 चौका 28 हासिल 2, 7 चौका 28 और 2 हो जाएगा 30, 308 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर डी। 46 के बाद आते हैं 47 में कह रहा है कि 154 सेंटीमीटर स्क्वायर पृष्ठ क्षेत्रफल वाले गोले का व्यास क्या होगा। तो डी पूछ रहा है, तो सबसे पहले गोला का क्या कर रहा है पृष्ठ क्षेत्रफल दिया गया है। तो गोला का पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर बराबर लिखिएगा 154। अब इसको काट सकते हैं, 4 से कटेगा, 4 तिये 12, 4 तियाई 12, नहीं 4 से नहीं कटेगा, इसको हम ऐसे कर देते हैं, इसको हटाइए पहले, एक सेकेंड, हाँ 4 को पहले हटाइए। क्या करते हैं 4 ये है, 4 के 4, पाई का मान 22/7, आर स्क्वायर छोड़ देते हैं बराबर 154, ठीक है। तो 22 सत्ते 54 से ही कट जाएगा, यानी आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा 7 में 7 से तो 49 और बटा में 4, गुना में है तो बटा में 4 आ जाएगा। स्क्वायर हटाएंगे तो रूट आ जाएगा 49/4 मतलब 7/2 आएगा, किसका आर का मान। और आपसे पूछ रहा है व्यास, तो व्यास क्या होता है त्रिज्या का दुगुना होता है। तो 2 × 7/2 यानी कि 7 सेंटीमीटर में आपको टिक करना पड़ेगा, न कि 7/2 में, क्योंकि आपसे व्यास पूछ रहा है। थोड़ा सा भी मिस्टेक यहाँ पर हो सकता था। 48 में करा दिए गए बारंबारता सारणी में वर्ग अंतराल 80 से लेकर 100 तक की संचयी बारंबारता। देखिए संचयी बारंबारता आपको निकालना हम बताए थे, ऐसे इसको हम निकालते हैं। देखिए ध्यान से, संचयी बारंबारता में ये जो संचयी बारंबारता निकालते हैं ये 5 जस के तस रहता है और इसको जोड़ते हैं। 7 5 होगा 12, 12 में 8 जोड़ते हैं तो 20, 20 में 6 जोड़ते हैं तो 26, 26 में 4 जोड़ते हैं तो 30, 30 में 9 जोड़ेंगे तो 39, ठीक है। जैसे ऐसे जोड़ते हैं, 5 सेम रहता है और 5 में फिर 7 जोड़ दिए तो 12, 12 में अब 8 जोड़ दिए तो 20, 20 में 6 जोड़ते हैं तो 26, 26 में 4 जोड़ेंगे तो 30 और 30 में 9 जोड़ेंगे तो 39। और आपसे पूछ रहा है 80 से 100 तक, तो देखिए 80 ये है, 80 से 100 वाला में कितना आएगा 30 आएगा। तो आप कह सकते हैं ऑप्शन नंबर आपका बी होगा। अब आपसे 49 कर रहा है किसी वृत्त की सबसे लंबी जीवा क्या कहलाता है। तो ये वृत्त है और इसका जो केंद्र से ये जाता है, ये सबसे बड़ी जीवा यही होता है। केंद्र से जाने वाली जीवा को ही हम लोग क्या कहते हैं व्यास के नाम से जानते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर डी। 50 में कह रहा है एक चाप जिसके किनारे व्यास के किनारे हो क्या कहलाते हैं। एक चाप जिसके किनारे, चाप मतलब जिसके किनारे, ये मान लीजिए ये वृत्त है, इसको थोड़ा सा पिक्चर के सहारा से हम इसको बताते हैं। जैसे मान लीजिए ये आपका पास क्या है वृत्त है, ठीक है। तो इसमें वृत्त के क्या कर रहा है एक चाप जिसके किनारा, किनारा क्या है ना चाहिए, किनारा व्यास है। तो किनारा में आपका ये मान लीजिए व्यास है। एक सेकेंड देखिए इसमें क्या कर रहा है किनारा जो है ना, जैसे मान लीजिए एक चाप ऐसे हम बना दिए, चाप एक चाप है और जिसके किनारे व्यास है। तो एक व्यास ऐसे मान लीजिए ये वाला, ठीक है, ये व्यास है और ये मान लीजिए इधर एक चाप हो गया।
तो ये क्या है, एक चाप ऐसे बनाते हैं, ये तो आधा हो गया, तो अर्धवृत्त इसको आप बोल सकते हैं, ऑप्शन नंबर सी कहेंगे। ठीक है, किनारा आपका देख सकते हैं एक चाप है, किनारे का मतलब दोनों छोर, जैसे एक छोर ये हो गया और एक छोर ये ऐसे चाप हो गया, तो चाप और ये अगर व्यास के मिल के बना ये है तो क्या है, अर्धवृत्त है। उसके बाद 51 में कह रहा है घनाभ का आयतन जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, तो घनाभ का आयतन आपको पता ही होगा LBH होता है, जो कि ऑप्शन नंबर डी, ये तो सही ही होगा आपका। 52 में कह रहा है 216 के पावर 2/3 है, तो 216 को आपको खंडित करना है, 2 से लगाइए तो ये हो जाएगा आपका 108। ठीक है, 2 से लगाएंगे तो ये हो जाएगा 54, फिर 2 से लगाएंगे तो 27, फिर अब 3 से लगेगा तो 3 9 27, फिर 3 से लगेगा 3 3 9, तो देखिएगा 3 कितना कितना आ रहा है, तो ये हमें लगता है कि 6 के पावर 3 दूनी मतलब 6 3 बार हो सकता है, 6 कितना बार, 3 बार, तो 6 इसलिए क्योंकि 3 भी आपका 3 गो है, 2 भी 3 गो है। ठीक, तो ऐसे आप लिख सकते हैं 6 गुने 6 गुने 6 आप गुना करिएगा, 36 छक्का 216 होता है, 36 छक्का 216 आ जाएगा। ठीक है, तो 6 के पावर 3 और पावर में कितना है 2/3 है, 3 से 3 कट जाएगा, तो 6 का स्क्वायर मतलब होता है 36, आपका आंसर आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में आपको टिक करना था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। 52 के बाद 53 में कह रहा है पासा की आकृति कैसा होता है, तो पासा लीडो छक्का वाला को पासा बोलते हैं, ये पासा जो होता है वो किसके आकार का होता है, तो ये घनाकार होता है, मतलब घन के आकार का, घनाभाकार नहीं होता है। ठीक है ना, घन के आकार का, ऑप्शन नंबर बी। 54 में कह रहा है यदि घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर हो तो क्या कहलाता है, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों बराबर होता है तो घन में होता है, जैसा कि आपको पता है कि घन में क्या होता है, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई सब क्या हो जाता है, बराबर होता है, तो उसको क्या कहते हैं, घन कहते हैं, और घनाभ में अलग अलग होता है। ठीक ना, ये गोला तो होगा नहीं, बेलन तो होता नहीं है। 55 में कह रहा है 6 सेंटीमीटर किनारे वाले घन का आयतन तक, घन का आयतन क्या होता है, भुजा क्यू होता है, मतलब 6 का क्यू हो जाएगा, तो 6 गुने 6 गुने 6 36 छक्का 216, 216 आपका आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर डी, 216 सेंटीमीटर क्यूब। 56 में कह रहा है 1 लीटर किसके बराबर होता है, तो ये होता है 1000 सेंटीमीटर क्यूब के। नेक्स्ट है आपका 57 नंबर सवाल देखें, यदि एक बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई क्रमशः दिया गया 7 है और 5 है, तो इसका पृष्ठ बक पृष्ठ पूछ रहा है बेलन का, तो बेलन का बक पृष्ठ होता है 2 पाई RH, तो 2 पाई के मान 22/7, आर के मान देख लीजिए, पहले बेलन है, त्रिज्या तो त्रिज्या यहाँ 7 है और ऊंचाई जो है आपका 5 है। ठीक, तो ये तो 7 से 7 कट ही जाएगा, तो 22 दूना 44 और गुना में 5, 5 चौका 20, 5 चौका 20 अदू 22, 220 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर सी। 58 में कह रहा है 7 सेंटीमीटर त्रिज्या और 4 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले बेलन का आयतन, तो बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर 2 पाई आर स्क्वायर एच, 2 पाई आर स्क्वायर एच होता है। ठीक है, अब इसमें आपको मान बैठा दें, देखिए यहाँ पर अभी मिस्टेक हो जाता है, बेलन का आयतन 2 पाई, 2 कहाँ से, तो बक पृष्ठ में न होता है, 2 हटाइए, पाई आर स्क्वायर एच होता है, तो पाई के मान 22/7, आर की जगह 7 और ऊंचाई की जगह 4। ठीक, और 7 2 बार लिखना होगा, तो 7 स्क्वायर, एगो 7 से 7 कट ही जाएगा, गुना कर लीजिए, तो 22 गुने 7 गुने 4, देखिए 7 चौक 22 गुने 22 सत्ते 54 से 154 में आपको 4 से गुना कर देना, तो 4 चौक 16 हासिल 1, 4 से 20 और 1 21 हासिल 2, 4 अदू 616 ही आना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 28 दूना 56 हो जाएगा, 28 दूना 56 के 6 हासिल 5 हो जाएगा, और 28 दूना 56 और 6 एकदम सही है। 59 में कह रहा है वर्ग अंतराल 25 से 45 का वर्ग चिन्ह, तो वर्ग चिन्ह क्या होता है, दोनों के बीच होता है, यानी कि उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बटा 2, तो 25 प्लस 45/2, दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे दीजिएगा, तो 5 5 10, 6 1 7/2, यानी कि 35 आपका आंसर आएगा। मतलब ये होगा कि 25 और 45 के बीच में कौन सा संख्या है। ठीक है, तो ये आपका क्या होगा, 35 होगा, क्योंकि इधर से 10 और इधर से भी 10 आपका आ जाएगा, नहीं तो दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे दीजिए। 60 में कह रहा है मिलान चिन्ह ये और ये कि संगत बारंबारता, तो कितना है, 4 1 5 ये हो गया, 5 ये हो गया, और ये क्या है 4 है, तो 5 5 10 4 14, ये मिलान चिन्ह आपको बताए ही थे कि 14 का मिलान चिन्ह कैसे बनाएगा, तो एक में 5 बनता है, एक में 5 बनता है, और 4 है दूसरा में, तो 4 जोड़ दीजिए, तो 14 आपका आंसर आएगा। 61 में कह रहा है प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का माध्य पूछ रहा है, तो पहले अभाज्य संख्या आपको पता होना चाहिए। ठीक ना, तो अभाज्य संख्या पहले 2 होता है, 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है, 9 नहीं होता है, 11 होता है। ठीक है, तो 5 को हम प्रथम 5 को अभाज्य संख्या लिख लिया, अब इसका क्या कर रहा है, माध्य पूछ रहा है, तो सबको जोड़ के और कैसे भाग, 5 से भाग दे दीजिएगा, क्योंकि 5 को संख्या है,
तो जोड़िए 3 2 5 5 10 हो जाएगा, 10 और 10 7 17 और एक 18 और 10 18, देखिए फिर से जोड़ लेते हैं, 3 2 5 5 5 10 10 17 एक 18 और 10 हो जाएगा 28/5। 28/5 को आप भाग देना होगा तो 5 5 25, ठीक है, 5 5 25, 3 उतरा 3 पर 0 दशमलव दिए तो 5 6 30, 5.6 ऑप्शन नंबर पहला ही आपका करेक्ट है। 62 में कह रहा है गणित की जांच परीक्षा में 10 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त किए गए अंकों का विवरण ये दिया गया है, ठीक है। और ये पूछ रहा परिसर, तो परिसर तो बहुत आसान है। परिसर क्या होता है, सबसे बड़ा में से सबसे छोटा वाला घटा लेते हैं। तो सबसे ज़्यादा अंक 95 हमें लग रहा है, 95, हाँ 95। और सबसे छोटा अंक कितना लाया है, तो सबसे छोटा 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 हमें लगता है 36 लाया, नहीं 25 है। सबसे छोटा क्या है, 25 है। तो आप 95 में से 25 को घटा लीजिएगा तो 0, ये 70 इसका आएगा। ऑप्शन नंबर पहला आपका करेक्ट है, ठीक है। एक बार फिर से देख लीजिए, सबसे बड़ा 95 ही है और सबसे छोटा जो है आपका 25 है, इसीलिए सबसे बड़ा में से सबसे छोटा घटा लीजिए। उसके बाद कह रहा है 63 में किसी समबाहु त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने से किस प्रकार का त्रिभुज बने। तो सबसे पहले ये समबाहु त्रिभुज है, तो समबाहु त्रिभुज अगर है ए बी सी, मध्य बिंदु मतलब यहाँ पर मध्य बिंदु है, ये भी आपका मध्य बिंदु है, ये भी मध्य बिंदु, यहाँ से जो त्रिभुज बनेगा तो ये भी एक क्या आएगा, ये भी आपका समबाहु त्रिभुज ही बनेगा, ठीक है, समबाहु त्रिभुज ही बनेगा। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट सवाल इसका अगला 63 के बाद 64 देखेंगे। 64 में कह रहा है कि त्रिभुज PQR में PQ और PR के मध्य बिंदु L और M है, तो चतुर्भुज LMRQ की प्रकृति कैसा होगा, मतलब कौन सा चतुर्भुज बनेगा। तो सबसे पहले हम एक त्रिभुज कहा है तो बना लेते हैं एक त्रिभुज। मान लीजिए ये एक त्रिभुज है जिसका नाम का है PQ और R है। PQ और PR के मध्य बिंदु, PQ का मध्य बिंदु यहाँ पर मान लीजिए L है और PR का मध्य बिंदु M है, तो यहाँ पर M दे दिए, ठीक। और पूछ रहा है चतुर्भुज LM, ये चतुर्भुज हो गया LM और RQ ये वाला, ठीक। तो इसका थोड़ा कलर चेंज करके आपको बता दें। देखिए ये कह रहा है कि ये वाला एक चतुर्भुज, यहाँ जो चतुर्भुज बना ये किसके आकार का हो। तो जैसा कि आपको पता है ये और इसके समानांतर होता है। अगर मध्य बिंदु, ये मध्य बिंदु था और आधा भी होता है तो समानांतर, ये समानांतर है इसके, और ये तो आपका ये समलंब चतुर्भुज के आकार का दिख रहा है, तो ये समलंब चतुर्भुज के बनता है। ऑप्शन नंबर डी मारेंगे। उसके बाद 65 में कह रहा है त्रिभुज ABC में AB और AC के मध्य बिंदु D और E है। यदि AB 5 है, BC 13 है, AC 12 है, तो D क्या होगा। ये तो सेम ही चीज़ हमको लग रहा है। चलिए हम एक बार फिर से पिक्चर बनाते हैं। ये आपका एक त्रिभुज है, ऐसे मान लीजिए A है, B है और C है। उसके बाद AB और AC का मध्य बिंदु यहाँ पर D है और यहाँ पे मध्य बिंदु आपका E है। मिला दिया ऐसे। पूछ रहा है D लंबाई, D क्या, ये D है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर दिया गया उसको अकॉर्डिंग टू ले लेते हैं। पहले AB का मान 5, ये तो हम जस्ट हम लगता है बनाए थे, यहाँ से यहाँ 5 है। स्टार्टिंग में भी ये प्रश्न था। BC के मान ना, इस बार देखिए BC के मान 13 है, ये जो है आपका क्या है 13 है, ठीक। और AC इस बार 12 है, मतलब ये जो है आपका 12 है। तो D किसके बराबर होता है, D जो होता है वो BC का आधा होता है। तो DE जो है वह BC का आधा, तो मतलब 13 का आधा कितना हो जाएगा 6.5, 6.5, यानी ऑप्शन नंबर बी में आपको टिक करिएगा। 66 में कह रहा है 64 के पावर 5/6, तो 64 को ना सबसे पहले आप खंडित करिएगा, तो 2 32, 2 16, फिर 2 8, फिर 2 4 और फिर 2, तो 2 कै बार आएगा, 3 6 बार आएगा। तो 2 के पावर 6 और पावर में 5/6, 6 से 6 कट ही जाएगा। तो 2 के पावर 5 का मतलब है 2 को 5 बार लिख के गुना करना, ठीक है। तो 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32 आपका आंसर आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में ही टिक कर लीजिएगा, ठीक है। उम्मीद है आप इस चीज समझ पा रहे होंगे। 67 में कह रहा है रैखिक समीकरण का हल क्या होगा। तो 3x + 2 = 0 है, तो इससे आसान तो कुछ समीकरण होता है ना। प्लस है इधर आके माइनस हो गया, गुना में तब कहाँ जाएगा, बटा में, -2/3। पहला आंसर ये आपका करेक्ट है। 67 के बाद 68 में देखिए फैक्टर आपको करने आना चाहिए। 8 × 56 होता है, जो कि -56 आएगा, ठीक। तो -56 आप कैसे लगाएंगे, ठीक है। आप देखिए, तो सबसे पहले 8x², ये 56 लाने के लिए आप क्या, 8 × 7 = 56, 8 7 में 8 × 7 = 56 तो हो ही गया, और 14 × 56 होता है, ठीक है। तो 14 में से अगर हम 4 घटा ले तो 14 गो x, मतलब 4 गो x में से अगर हम 4 गो x में से
14 गो 4 गो एक्स में से अगर 14 गो घटा ले तो माइनस में 10 गो आ जाएगा, और 14 चक्का 56 भी होता है, -7 रहेगा। अब इसमें से कॉमन ले लीजिए तो 8x नहीं बल्कि 4 कॉमन आप ले सकते हैं। एक सेकेंड मिट जाओ। 4x कॉमन लीजिएगा तो यहाँ 2x + 1 आएगा। इस दोनों में से -7 कॉमन लीजिएगा तो 2x + 1 आएगा, क्योंकि माइनस जब कॉमन ले लेंगे ना तो प्लस हो जाएगा। और हाँ, ये दोनों सेम आना चाहिए, यानी 2x + 1 और एक हो जाएगा 4x - 7। आंसर आप मिलाइए, उलट पुलट के भी लिखा जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर बी में नज़र आ रहा होगा 2x - 1 और 4x + नहीं, ये ऑप्शन नंबर बी कैसे मार दिए भाई, ये सब ध्यान से ऑप्शन थोड़ा मिलाइए पहले। एक सेकेंड, हाँ ऑप्शन देखिए, पहले हमें 2x + 1 खोजिए तो 2x + 1 यहाँ नज़र आ रहा है, और 4x - 7 ये ऑप्शन नंबर सी मारिएगा। ठीक है। 69 देखिएगा, a + b + c = 0 है तो aq + bq + cq का मान, तो ये तो आपको जस्ट बताए ही थे कि aq देखिए aq + bq + cq - 3abc बराबर होता है a + b + c इंटू में होता है a² + b² + c² - ab - bc - ca, ये होता है। अब कह रहा है a + b + c कितना 0 के बराबर, बराबर के बाद 0, ये टोटल 0 ही हो जाएगा, यानी कि हमें नया फार्मूला मिलेगा aq + bq + cq बराबर 3abc, क्योंकि ये -3abc है ना, बराबर के बाद भेज देंगे तो प्लस हो जाएगा। ये तो आपको जस्ट याद भी होगा क्योंकि कई बार बताए हैं। ऑप्शन नंबर सी में आपको टिक करना है। लास्ट आपका 70 नंबर था 243 पर घनमूल नहीं बल्कि ये आपका पचमूल है। ठीक है, तो ये इस तरह से 243 को पहले खंडित करिए। ठीक, तो 243 को अगर हम खंडित करिए, पहले आपका 3 से लगेगा, 3 से लग जाएगा ना, 2 से तो लगेगा नहीं, तो 3 से लगाते हैं तो 8 3 81, 3 से लग जाएगा, 3 से लगाएंगे तो 27 तिहाई, फिर 3 से लगाएंगे तो 9 तिहाई, फिर 3 से लगाएंगे तो 3, यानी 3 का एगो आएगा, 3 2 5 गो आएगा। मतलब यह हुआ कि 3 × 3 × 3 × 3 × 3, ठीक 5 बार लिख दिया और 5 गो है। प्लस उसी तरह से 128 को अगर हम खंडित करें तो 128 को अगर खंडित करिएगा तो 2 64, फिर 2 से 32, फिर 2 से 16, फिर 2 से 8, फिर 2 से 4 और फिर 2 से 2। तो देखिएगा तो ये 3 और 3 6 ज़्यादा हो गया, 128, इस बार 7 गो है ना, 3 3 6 और 7, यानी कि 7 है तो 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2, 3 3 6 और 1 7। ठीक, 7 कहाँ है लिख दिए भाई, 7 नहीं लिखना है, 2 ही लिखना है। हाँ, अब देखिए 5 गो में से एगो निकलेगा, क्योंकि ये पंचमूल है तो 5 गो में तो 3 एगो निकला। अब 7 गो में से एगो निकालना है, तो 7 गो तो ये है तो 7 गो में से एगो तो 2 सीधा निकलेगा, तो 3 और 2 कितना होता है 5, यानी ऑप्शन नंबर बी में आपको टिक करना था। ठीक है, तो ये था आपका 70 गो ऑब्जेक्टिव, जो कि उम्मीद है आप समझ गए होंगे, और 70 गो में निश्चित रूप से आप सब ज़्यादा क्वेश्चन आप सही ज़रूर किए होंगे। तो इस वीडियो को यहीं रोकते हैं, 2 नंबर वाला और 5 नंबर वाला के लिए अगले वीडियो का इंतजार कीजिए। वीडियो पसंद आया तो लाइक सर जरूर करिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।